हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव। अन अकेडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारा ज्योग्राफी का यानी इंडियन ज्योग्राफी का हमारा 11वां लेक्चर होने वाला है और इससे पहले 10वें लेक्चर तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंककि अक्सर इसमें से सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ बाढ़ आती है, अक्सर हमारे यहाँ भूस्खलन आते हैं, अक्सर हमारे यहाँ तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो इन सब से क्या क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था को पड़ता है और क्या क्या प्रभाव हमारे सामाजिक व्यवस्था को पड़ता है और कितना घाटा हमारी सरकार को राजस्व में होता है, इन सब के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो जाइएगा बिल्कुल भी नहीं, ये लेक्चर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आया? तो आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का कोट क्या बोलता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मतलब एकदम से उनको सफलता मिल जाए। एकदम से सफलता किसी को मिली है? सचिन तेंदुलकर का मैं एग्जांपल ले लूं कि सालों सालों तक उन्होंने क्रिकेट के मैदान में मेहनत की है, उन्होंने सब कुछ का त्याग किया है। वो फिल्म देखने कभी नहीं गए, उन्होंने मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, दोस्तों के साथ स्पेंड नहीं किया, लेकिन यही त्याग उनको अपने लक्ष्य की ओर ले गया। इसीलिए क्या है, एक दिन में कभी सफलता नहीं मिलती है, अगर आप ठान लो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसे मैं धोनी का एग्जांपल लूं, धोनी मेहनती इंसान थे। अगर धोनी ये सोचते रहते कि नहीं, मैं तो क्या है कि सारे के सारी जो चीजें हैं वो करूंगा, जैसे परिवार के साथ भी रहूंगा, इसके साथ साथ दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करूंगा, सब काम करूंगा, तो वो कभी धोनी नहीं बन पाते। राहुल द्रविड़ का मैं एग्जांपल लूं, ये भी अत्यंत क्या है, मेहनती इंसान थे। इनका भी नाम क्या है, बन गया, और धोनी का भी नाम क्या है, बन गया। ये एक आम नागरिक थे, कोई इनको जानता भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये सारी की सारी उपलब्धियां हैं वो हासिल की हैं दोस्तों। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका भी नाम हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको सालों साल मेहनत करना पड़ेगा। 1 साल 2 साल, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। जितने भी सफल इंसान हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे मेहनत छुपी हुई है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूंगा कि बस मेहनत करो और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके बाद देखते हैं, मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं यूपीएससी और एमपीपीएससी में भी अपीयर्ड हुआ हूं, गेट क्वालिफाइड किया है, एमए किया है इकोनॉमिक्स से, और इसके साथ साथ मैं ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, वेट करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको जीएस पेपर फर्स्ट के 11 टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको वीकली मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। किसके? ये है सीसेट पेपर 2 के, इसमें आपको 8 टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे। 2020 तक आपके 49 टेस्ट होने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने लेक्चर में यही बोलता हूं कि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अपने ज्ञान को कभी एग्जामिनर के सामने कभी रख नहीं पाओगे बच्चों। समझ में आया? इसीलिए प्रैक्टिस अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको क्या है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस देखने को मिलेगा। क्या बच्चों? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ साथ आपको ऑप्शनल कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें 18 कोर्स आपके पास उपलब्ध होंगे। इसी के साथ साथ आपके पास हिस्ट्री के 14 कोर्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी के आपको 13 कोर्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी के आपको 12 कोर्स, और प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के आपको 8 कोर्स, इकोनॉमिक्स के आपको 7 और करंट अफेयर्स के आपको 6 कोर्स देखने को मिलेंगे। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिस से क्या है, आप अपने ज्ञान को
आप अपने ज्ञान को एग्जामिनर के सामने रख सकते हो। और इस स्ट्रेटजी के माध्यम से क्या है, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करना सिर्फ काफी नहीं होता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। समझ में आया? जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि आपका लक्ष्य है उत्तर दिशा में, आप जा रहे दक्षिण दिशा में हो, तो दक्षिण दिशा में आप कितनी भी मेहनत कर लो कभी आप सफल नहीं हो पाओगे बच्चों। इसीलिए प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं यहां पर बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे जैसा भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहां पर कोर्स डिजाइन किए गए हैं, जो कि आपको 1 मंथ का देखने को मिल जाएगा, 3 मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा, 6 मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा, 12 मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको 2 साल का भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। 1 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जिनको कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 1 महीने में उनके सब्जेक्ट हैं पूरे हो जाएंगे, उनके लिए भी क्या है कोर्स डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ 3 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जिनको क्या है पूरा सिलेबस फास्ट रिवीजन करना है, तो वो भी 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके कुछ सब्जेक्ट क्लियर हैं और उनको इमरजेंसी में पेपर देना है, तो ऐसे विद्यार्थी भी 6 महीने का कोर्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 1 साल का और 2 साल का कोर्स है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रेशर के लिए। जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसको 1 साल का, कम से कम 1 साल का और 2 साल का कोर्स करने की आवश्यकता है ही। समझ में आया? तो मैं कहूंगा कि नया कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो वो 1 महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का कोर्स ज्वाइन ना करे, वो कम से कम 1 साल का कोर्स ज्वाइन करे या फिर 2 साल का कोर्स ज्वाइन करे। जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने 1 साल में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली, तो ऐसे विद्यार्थी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद ही चुन लेते हैं कि हमें करना क्या है। 12th, ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सब में वो अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं और प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, उनका सही मार्गदर्शन भी होता है, तब जाकर वो 1 साल पेपर देते हैं, पहली बार में वो पास हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले कोट पढ़ा था कि 1 दिन में आपको कभी सफलता नहीं मिलती है, जैसे कि 1 साल में आपको कभी सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे बहुत सारी जो मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो छुपी हुई होती है। आदमी सिर्फ 1 दिन की मेहनत है उसको देखता है, उसके पीछे जो छुपी हुई मेहनत है उसको कभी देखता नहीं है। तो बच्चों मैं तो कहूंगा कि आप 2 साल का कोर्स है, मिनिमम आप 2 साल का कोर्स है, वो तो आप ज्वाइन करो ही करो। क्यों? क्योंकि 1 साल में सिर्फ आपका सिलेबस हो पाएगा, आप ना तो प्रैक्टिस कर पाओगे ढंग से, ना आप आंसर राइटिंग कर पाओगे ढंग से। इसीलिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए मिनिमम 2 साल तो देना आवश्यक होता है। 1 साल तो आप पूरा सिलेबस कर लो और 1 साल क्या है आप प्रैक्टिस कर लो। और वैसे भी यूपीएससी के सेशन में चलने में 1.5 साल का समय तो लगता ही लगता है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो इसमें 1.5 साल तो आपके खत्म हो ही जाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको 2 साल का कोर्स लेने की आवश्यकता है। 1 साल का जो लेना चाहता है वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी यहां पर क्या है सुविधा है। 6 महीने के वाला लेना चाहता है तो उसके लिए भी उपलब्ध है, 3 महीने का लो तो उसके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां पर 1 साल की जो फीस है वो 35,000 रुपए इसकी फीस है। कितनी है? 35,000 रुपए इसकी फीस है। लेकिन BS लाइव आप कोड को यूज करोगे, जैसे ही आप BS लाइव कोड को यूज करते हो तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी? 31,500 आपकी फीस होगी। इसी के साथ साथ 2 साल की जो फीस है मैं भी उसको बता देता हूं, 56,000 रुपए इसकी 2 साल की फीस है। लेकिन इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप BS लाइव यानी भूपेंद्र सिंह लाइव कोड को यूज कर दो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फीस है वो घटकर 50,400 आपकी फीस हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि प्लस कोर्स की और अन्य कोचिंग की क्या मतलब विशेषता है, प्लस कोर्स की क्या विशेषता है और अन्य कोचिंग से मैं इसका कंपैरिजन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो प्लस कोर्स में आपको 30 घंटे की लाइव क्लास देखने को मिलेगी, 30 घंटे की लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अन्य कोचिंग में आपको क्या है 3 से 4 घंटे की क्लास ही देखने को मिलेगी। देखो कितना अंतर है, यहाँ प्लस कोर्स में 30 घंटे और अन्य कोचिंग में 3 से 4 घंटे।
इसके साथ साथ प्लस कोर्स में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें आप स्विच कर सकते हो। मतलब इंग्लिश में एडमिशन ले लिया आपने तो हिंदी मीडियम में भी जा सकते हो, और हिंदी मीडियम में आपने एडमिशन ले लिया तो आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आपने इंग्लिश में ले लिया तो इंग्लिश में ही रहोगे, और हिंदी में ले लिया तो हिंदी में ही रहोगे। आपके पास यहां पर चॉइस नहीं है, यहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह मैं बात करता हूं प्लस कोर्स में आपको 73 टॉप एजुकेटर देखने को मिलेंगे, लेकिन अन्य कोचिंग में आपको 5 से 6 फैकल्टी ही आपको पढ़ाएगी। आपको एक फैकल्टी का समझ में नहीं आता है सब्जेक्ट तो आपको मजबूरी बस उसको समझना पड़ेगा। लेकिन प्लस कोर्स में ऐसा नहीं है। प्लस कोर्स में 73 प्लस एजुकेटर हैं, जिसका भी आपको समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे टीचर से भी उसी सब्जेक्ट को समझ सकते हो। समझ में आया बच्चों? ये इसका फायदा है। इसके साथ साथ इसके अन्य फायदे भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं कौन कौन से और फायदे हैं। तो ऐसी महिलाएं जो कि दिल्ली में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं जा सकती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी प्लस कोर्स ले सकती हैं। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो कि क्या है इतनी भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, तो वो भी इसमें एडमिशन लेकर 2333 पर मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से दिल्ली अत्यंत क्या है खराब सिटियों में मानी जाती है, तो आप अपने घर पर बैठकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया आपको? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं एक कंपैरिजन और करता हूं आपसे फीस के मामले में, कि आपको पता नहीं है आप दिल्ली जब जाओगे तो 2 लाख रुपए तो आपके फीस लगेगी, प्लस 2 लाख रुपए आपका रहना और खाने का खर्चा हो जाएगा। 4 लाख रुपए का क्या है आपका खर्चा हो गया। ये 1 साल का खर्चा हो गया। 1 साल में तो यूपीएससी बहुत कम लोगों का निकलता है, तो मैं 2 साल तो मिनिमम मानता हूं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की प्रोसेस जो होती है वो भी कम से कम 1.5 साल की होती है। तो 2 साल तो आप रहोगे। तो 4 लाख रुपए और जोड़ लेता हूं, तो इसकी फीस कितनी हो गई? इसकी फीस हो गई 8 लाख रुपए। कितनी फीस हो गई? 8 लाख रुपए इसकी फीस हो गई बच्चों। कहां 8 लाख रुपए और कहां 50,400 रुपए, ये आपको अंतर समझ में आ गया है। समझ में आया बच्चों? तो फीस में भी आप अंतर देख लीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी विशेषताएं आपको मिल रही हैं। आपको 30 घंटे की लाइव क्लासेस देखने को मिल रही है। आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप 73 टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसी फीस में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिलेगा, इसी फीस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसी फीस में आपको अन्य पेपर जो है आपको नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। इसी फीस में आपको 73 टॉप एजुकेटर एक्सेस करने को मिल जाएंगे। एक नहीं, सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से क्या है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्लस कोर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप सिविल सेवा की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो BS लाइव कोड को ध्यान रखना। अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो BS लाइव इंस्टेंटली मतलब उसमें डाल देना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं में सूखा आता है। सूखे के बारे में आप जानते हो ना बच्चों? सूखा क्या होता है, सूखा कहां कहां पड़ता है। इसके साथ साथ बाढ़, ठीक है, बाढ़ कैसे आती है ये भी मैंने आपको क्या है नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, भूकंप आते हैं हमारे यहां पर, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ चक्रवात आते हैं, किस तरह चक्रवात जो है वो सामाजिक और क्या है राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों को क्या है प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ सुनामी क्यों आती हैं, सुनामी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, और सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से हम सुझाव दे सकते हैं। मेघ प्रकोष्ठन यानी बादल का फटना। ठीक है, तो ये सब जो है हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा क्या है, अकस्मात आती है, वो कभी कहकर नहीं आती कि भाई मैं आने वाली हूं और तुम सब तैयार हो जाओ। भूकंप आता है जब आपसे बोलकर आता है, नहीं आता। चक्रवात आता है तो आपसे बोलकर आता है, नहीं आता। और कभी सुनामी भी आती है, आपसे बोलकर आती है, नहीं आती है। लेकिन अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इन सब के आने से पहले हमें सूचना मिल जाती है
कि भूकंप आने वाला है। भूकंप की सूचना देखो हमें मिलती नहीं है, आज तक हम कभी ये पता नहीं कर पाए हैं कि भाई भूकंप आने वाला है जिससे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले हम उसके लिए तैयार हो जाएं। भूकंप के लिए कोई सूचना केंद्र नहीं है और भूकंप का हम पता लगाने में अब भी असमर्थ हैं। लेकिन अभी ये जो है बाढ़ का हम पता लगा सकते हैं, हम सूखे का पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला, चक्रवात का हम लगा सकते हैं, सुनामी का हम लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ बादल का जो फटना होता है हम उसका भी लगा सकते हैं। लेकिन भूकंप का पता हम अभी तक नहीं लगा सकते। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, ये अकस्मात आती हैं, मतलब बोलकर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। इसी के साथ साथ क्या है, इससे मानव जीवन को ये मानव जीवन को अत्यंत प्रभावित करती है। जैसे कि सामाजिक की बात करूं, सामाजिक गतिविधियां हैं वो सब कुछ बिगड़ जाती हैं, आर्थिक नुकसान हमें बहुत ज्यादा होता है, रोजगार के अवसर हैं वो छिन जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकार है उसके राजस्व को बहुत घाटा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो क्या है प्राकृतिक आपदा में तहस नहस हो जाती हैं। समझ में आया बच्चों? इसीलिए प्राकृतिक आपदा मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचाती है। और प्रकार तो हमने देख लिया था कौन कौन से होते हैं, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, सुनामी होती है, सूखा होता है, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि। समझ में आया बच्चों? तो आप ये विश्व ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे कि भूकंप क्या होता है, विश्व ज्योग्राफी में आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, और विश्व भूगोल में आप ये भी पढ़ चुके होंगे सुनामी कैसे आती हैं, क्या नहीं आती हैं, कौन कौन से इसको प्रभावित वाले कार्य करने वाले गुण होते हैं। इसके साथ साथ सूखा कैसे पड़ता है, सूखा से बचने के उपाय कौन कौन से होते हैं, बाढ़ कैसे आती है, चक्रवात कैसे आते हैं। चक्रवात का तो एक फुल चैप्टर दे रखा है आपको, मधुकर कोटवे सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, मुझे अच्छे से विश्वास है आप पे। समझ में आया बच्चों? भूस्खलन कैसे आते हैं ये भी आपको उन्होंने पढ़ाया होगा। तो विश्व भूगोल जो होता है उसमें आप सब कुछ क्या है ये चीजें समझ चुके होते हैं। अब विश्व भूगोल का जो हम कंसेप्ट समझ के आए हैं, विश्व भूगोल की कंसेप्ट को हम यहां पर उतारने का प्रयास करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से हम क्या है प्राकृतिक आपदा के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम सूखे को लेते हैं कि भाई सूखा क्या होता है। तो ऑफिशियली अगर आपसे कोई सूखे वाला मुद्दा आ जाए कि बताओ कि वर्तमान समय में सूखे की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो किस कारण सूखा पड़ता है और इस सूखे के निदान के लिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए, तो आप क्या लिख के आ जाओगे, आप इसकी शुरुआत मतलब जो इसका परिभाषा होती है उससे आप शुरुआत करके आ सकते हो इस प्रश्न की। जैसे 22 दिनों तक 0.25 सेंटीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड की जाए तो सूखा घोषित कर दिया जाता है। कितना बच्चों? 22 दिनों तक अगर 0.2 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, 22 दिनों तक 0.25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो उस क्षेत्र को हम क्या है सूखा घोषित कर देते हैं। यहां से आप अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। समझ में आया? इसके बाद मैं बात करता हूं, लेकिन एक अपवाद भी है। देखो जहां अपवाद आता है ना वहां प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेघालय के लिए क्या है एक अपवाद है, परिभाषा में भी अपवाद है। क्या? मेघालय के पठार विशेषकर चेरापूंजी और मोसिनराम में यदि 15 दिन में 0.25 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड ना की जाए तो सूखे की परिस्थिति हम मानते हैं। चेरापूंजी और मोसिनराम में 15 दिन और अन्य क्षेत्रों में 22 दिन। 22 दिन में 0.25 सेंटीमीटर बारिश नहीं होगी तो अन्य क्षेत्रों में क्या है सूखा मान लिया जाएगा। लेकिन मेघालय के पठार में क्या है, मेघालय के पठार में चेरापूंजी और मोसिनराम है, अगर 0.25 सेंटीमीटर बारिश ना हुई 15 दिनों में और यहां पर 22 दिनों में डिफरेंस है बच्चों, 15 दिन में और 22 दिनों में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चेरापूंजी और मोसिनराम में तो क्या है नॉर्मली बहुत ज्यादा बारिश होती है, हर मौसम में बारिश होती है, तो वहां पर इस आंकड़े को क्या है सेट करना क्या है अतार्किक माना जाएगा। अगर यहां पर क्या है जैसे चेरापूंजी में क्या है चेरापूंजी में क्या है 100 दिनों तक लगातार बारिश चलती है, 100 दिनों तक लगातार बारिश चलती है, ये तो क्या है औसत है, होती ही होती है। और अन्य क्षेत्रों में क्या है 50 दिन बारिश होती है। ठीक है, अब हम सूखा मान लेंगे कि मान लो देखो अन्य क्षेत्रों में 50 दिन बारिश होती है, देख लेते हैं
अन्य क्षेत्रों में 50 दिन लगातार बारिश होती है, लेकिन चेरापूंजी में और मौसिनराम में क्या होता है, 100 दिन बारिश होती है। ये एवरेज है, ये तो होती ही होती है। लेकिन अब सूखे की परिभाषा की बात करूं, सूखा का हम कब मानेंगे, तो इसमें क्या है, मान लो 10 दिन बारिश होती है, सामान्य कितनी होती है, सामान्य 50 दिन होती है, लेकिन 10 दिन बारिश हुई तो हमने मान लिया कि सूखा पड़ गया। लेकिन यहां पर 10 दिन मानेंगे तो क्या है, बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर इसको 20 दिन मान लेंगे कि अगर मान लो कि 20 दिन बारिश नहीं हुई तो हम इसको क्या है, सूखा मान लेंगे, क्योंकि यहां पर बारिश का समय है वो भी तो बहुत ज्यादा है, बारिश पड़ती भी तो बहुत ज्यादा है यहां पर, और यहां पर कम बारिश पड़ रही है अन्य क्षेत्रों में, इसीलिए परिभाषा में क्या है, चेंज किया गया है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको। इस तरह से क्या है, हमने देख लिया कि परिभाषा देख ली हमने कि सूखा हम कब घोषित करेंगे, 22 दिनों तक 0.25 सेंटीमीटर बारिश ना हो, और मेघालय यानी कि चेरापूंजी और मौसिनराम में क्या है, 0.25 सेंटीमीटर बारिश ना रिकॉर्ड की जाए। और इसी तरह से 1982, 1998 और 2009 में अत्यंत सूखा पड़ा था, और इसका कारण था एल नीनो। एल नीनो आपको मधुकर कोटवे सर हैं, वो अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, और मेरे हिसाब से शायद पढ़ा भी दिया होगा, तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एल नीनो के कारण क्या है, सूखा पड़ा था, ठीक है, 1982, 1998 और 2009 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रफल, राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, समझ में आया बच्चों। तो हम बात करते हैं कहां पर, अरावली पर्वत के पश्चिमी थार मरुस्थल में। अरावली पर्वत कहां पर है, अरावली पर्वत यहां पर है, ठीक है, इसके पश्चिमी थार डेजर्ट में ये आता है मरुस्थल में, ठीक है। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर कितनी बारिश होती है, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा, मतलब वर्षा औसत, मतलब एक साल में जो बारिश होती है वो 15 सेंटीमीटर, केवल 15 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। और आपको विश्व भूगोल में समझाया गया होगा कि जब 15 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है, 15 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो उस स्थिति को हम मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आया बच्चों, मरुस्थलीय जलवायु के क्षेत्र में हम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन से क्षेत्र हैं। पश्चिम घाट का पूर्वी वर्षा रहित क्षेत्र, ये पश्चिमी घाट दिख रहा है आपको, तो इसका पश्चिमी घाट का पूर्वी, ये भी क्या है, वर्षा रहित क्षेत्र है। इसमें क्या कौन कौन से राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, ये सभी क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ साथ क्या है, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब बारिश 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो तो इस तरह की जलवायु को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय जलवायु। आपको जलवायु के लेक्चर में ये आपको पढ़ाया गया होगा, मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं इसको। और नहीं समझ में आया तो वीडियो उठा के देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारा है कि अन्य सूखा क्षेत्र कौन कौन सा है। अन्य सूखा क्षेत्र कौन कौन सा है, तो उड़ीसा के कालाहांडी, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया बांकुरा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, लद्दाख और तमिलनाडु में मदुरई। देखो ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है ना, इसमें हमेशा सूखा पड़ता ही पड़ता है, इसलिए क्या है, अगर हो सके तो याद कर लेना कहां कहां सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो आपको क्या है, मेंस आंसर राइटिंग में क्या है, लिखने में ये काम आ जाएगा कि बुंदेलखंड का जो एरिया है यूपी का, तो वो भी क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसके साथ साथ बघेलखंड एमपी का, वो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तमिलनाडु का मदुरई क्षेत्र है, वो भी क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उड़ीसा के कालाहांडी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बांकुरा। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से हमने देख लिया किस तरह से सूखा पड़ता है और क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक बार मैप में भी इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं, वो क्या है, सूखे प्रभावित एरिया हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये सूखा प्रभावित एरिया है,
ये सूखा प्रभावित एरिया है, ये सूखा प्रभावित एरिया है। इसके साथ साथ ये भी सूखा प्रभावित एरिया है, ये भी सूखा प्रभावित एरिया है। समझ में आया बच्चों? ये भी सूखा प्रभावित एरिया है, ये भी सूखा प्रभावित एरिया है। इसके साथ साथ क्या है? ये भी सूखा प्रभावित एरिया है। और मरुस्थल तो क्या है? सूखा रहता ही है, क्योंकि मरुस्थल तो है सूखा प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाढ़ कहां कहां पर आती है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, बाढ़ कैसे आती है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो नदी का जल स्तर ऊंचा होकर जब किनारों को पार कर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए तो उसको बाढ़ कहते हैं। कैसे? जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, अब ये नदी को क्या है, पार करके अपने क्षेत्र को भी इसने पार कर लिया और आसपास के क्षेत्रों में क्या है, ये फैल गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बाढ़ बोलते हैं। इसकी परिभाषा हमने देख ली। इसके बाद क्या बोलते हैं? बाढ़ के कारण कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग सब जानते हो क्या होते हैं। अत्यधिक बारिश हो जाए, यानी औसत वर्षा से ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या है, बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाढ़ कब आती है, बाढ़ अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। तो ये सब जानते हैं। इसके साथ साथ क्या है, बांध टूट जाए। जैसे क्या है, ये एक बांध है और इसके पीछे क्या है, पानी भरा हुआ है। अगर ये और यहां पर क्या है, बस्ती है, यहां पर क्या है, लोग रहते हैं और एकदम से क्या है, ये बांध टूट जाए तो यहां का जो पानी है वो बस्ती में चला जाएगा ना। तो यहां पर क्या है, बाढ़ की स्थितियां हैं वो बन जाएंगी। तो दूसरा कारण भी हमने देख लिया कि बांध के टूट जाने से क्या है, बाढ़ की प्रक्रिया आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसके साथ साथ क्या है, नदी मार्ग में हिम का बांध बन गया हो। जैसे नदी ये जा रही है और यहां पर क्या है, यहां पर कोई हिमखंड का पहाड़ है और वो हिमखंड का पहाड़ टूटकर यहां पर गिर जाए तो यहां पर ये जो नदी है वो अपना जल जो है आगे नहीं ले जा पाएगी। जब आगे नहीं ले जा पाएगी तो ये जो एरिया है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्या है, बाढ़ आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद क्या है, उच्च ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा आपने क्या है, पढ़ा ही होगा अच्छे से कि ज्वार भाटा क्या होता है। जैसे ये समुद्र की लाइन है और यहां पर क्या है, ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा क्या है, समुद्र है। अब ज्वार आएंगे तो समुद्र की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लहरें क्या है, बढ़ जाएंगी और भाटे आएंगे तो ये पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। अब उच्च ज्वार की स्थिति होगी तो वैसे मान लो सामान्य रूप से सीमा इसकी ये थी कि ज्वार यहां तक ही आते हैं, लेकिन अगर क्या है, सामान्य की स्थिति से ज्यादा ज्वार आ जाए तो ये जो क्षेत्र है यहां तक पानी आ जाएगा। अब इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ज्वार भाटे से किस प्रकार बाढ़ की स्थिति बनती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चक्रवात जब आता है, अत्यधिक बारिश होती है, तूफान आता है, उसके साथ साथ क्या है, तड़ित झंझा भी होती है। इसीलिए क्या है, बाढ़ के समय आपने देखा होगा उड़ीसा के तट पर, तमिलनाडु के तट पर और केरला के तट पर क्या है, अक्सर बाढ़ आती है चक्रवात के कारण। ठीक है, तो हमने कारण देख लिए हैं, किस किस कारण से क्या है, बाढ़ आती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे दूसरी जो हमारी चीजें हैं। इसमें क्या है, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है वो बाढ़, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वहां पर अत्यधिक बाढ़ आती है। ये गंगा का बेसिन है, तो यहां पर बेसिन है तो इस क्षेत्र में क्या है, बाढ़ क्या है, आती ही रहती है। यहां पर क्या है, ये जो पूरा एरिया है या ये जो एरिया है पूरा बाढ़ प्रभावित एरिया होता है। समझ में आया? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है तो ये जो क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है वो क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि कहां कहां पर बाढ़ आती है। एक तो गंगा का मैदान है और एक ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वहां पर क्या है, अक्सर बाढ़ें आती रहती हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्या हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रतिवर्ष यहां पर 5 करोड़ लोग हैं, मतलब सारे के सारे जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहां पर बाढ़ से कम क्या है, हर साल 5 करोड़ लोग हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। इसके साथ साथ क्या है, 2 अरब से अधिक आर्थिक नुकसान होता है। 2 अरब से अधिक अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान होता है। अगर ये 2 अरब हैं, अगर ये 2 अरब सामाजिक स्वास्थ्य में लगा दिए जाएं, सामाजिक शिक्षा में लगा दिए जाएं, तो बहुत ज्यादा क्या है, फायदा मिल सकता है और सकारात्मक परिणाम हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बाढ़ को देख लिया। इसके बाद हम भूकंप की बात करते हैं। भूकंप क्या होता है? भूकंप को आपने विश्व भूगोल में अच्छे से समझा होगा कि भूकंप कहां कहां पर आते हैं, भूकंप के आने के कौन कौन से कारण होते हैं, भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहां पर हम इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? भूकंप पृथ्वी के वे कंपन होते हैं जो लचीले की क्षमताओं से दूर दबाव पड़ने से चट्टान के फटने, उनमें दरार आने और अचानक ही संचलन से उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। समझ में आया? अब इन प्लेटों का अगर संचलन होता है, मान लो कि ये प्लेटें ऐसे संचलित हो रही हैं, मतलब एक प्लेट पीछे जा रही है, ये प्लेट पीछे जा रही है और ये प्लेट आगे जा रही है, तो इन दोनों प्लेटों में क्या है, हलचल होगी, इससे भी भूकंप आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर ये प्लेट इस साइड जाएगी, ये प्लेट इस साइड जाएगी, तो भी भूकंप आएंगे। इसके साथ साथ और भी कारण होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो भी भूकंप आएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से क्या है, भूकंप आते रहते हैं। इसके साथ साथ भूकंप को पृथ्वी की ऊपरी सतह में फोकस अथवा हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊपरी सतह होती है यानी भूपर्पटी का क्षेत्र होता है, इसमें हम इसको हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्थल में पपड़ीदार चट्टानों की अचानक हिलने से उत्पन्न हुए झटकों की श्रृंखला भी कहा जाता है। जैसे भूपर्पटी होती है, ये भूपर्पटी है, भूकंप का केंद्रीय बिंदु यहां पर है, तो यहां से भूकंप की जो तीव्रता है वो आएगी और ये जो भूपर्पटी का क्षेत्र है इसको क्या है, कंपन करेगी, इसको कंपन करेगी। अब यहां पर क्या है, कोई मकान होगा तो वो क्या है, प्रभावित हो जाएगा कंपन से, कंपन हो रहे हैं तो यहां से ये मकान जो है वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, भूकंप के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं समाज पर और क्या है, आर्थिक व्यवस्था पर। अब देखते हैं मैप में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर भूकंप आते रहते हैं। तो हम देखते हैं 2001 में भुज में आया था, 1956 में अंजर में आया था, लातूर में 1993 में आया था, कोयना में 1967 में आया था, इसके साथ साथ 1997 में जबलपुर में आया था, मुजफ्फराबाद में 2005 में आया था, कांगड़ा में 1955 में आया था, उत्तरकाशी में 1991 में आया था, चमोली में 1999 में आया था, 1934 में आया था, डुबरी में 1930 में आया था, शिलोंग में 1897 में आया था। इसके साथ साथ 1918 में ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, चाइना वाला क्षेत्र है, वहां पर भी आया था। 1950 में दीफू पास है, वहां पर आया था। इसके साथ साथ हजौली में 1948 में आया था, 1998 में म्यांमार से सटी हुई सीमा में आया था। तो इस प्रकार से हमने देख लिए कि कहां कहां पर भूकंप आते हैं। देखो, एक तो ये जो क्षेत्र है ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर क्या है, इंडियन प्लेट और अरेबियन प्लेट होती है। यहाँ एक इंडियन प्लेट है यहाँ पे और एक अरेबियन प्लेट है यहाँ पर, तो उनकी वजह से क्या है, यहाँ पर भूकंप आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर भूकंप क्यों आते हैं, यहाँ पर यूरेशिया प्लेट है, यहाँ पर यूरेशिया प्लेट है और नीचे क्या है, नीचे भारतीय प्लेट है। अब ये प्लेटें क्या है, आपस में टकराएंगी तो क्या है, भूकंप आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, दक्षिणी क्षेत्र में भूकंप बहुत कम आते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं और हिमालयी क्षेत्र में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। समझ में आया, एक भुज वाला एरिया और एक हिमालयी क्षेत्र, यहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने समझ लिया भूकंप को भी।
इसके बाद हम सुनामी की बात करते हैं। सुनामी क्या होती है? सुनामी आप देख रहे हो किस तरह से सुनामी आ रही है, देखो, ठीक है। तो भूकंप से उत्पन्न होने वाली ऊंची सागर या यह लहरों को सुनामी कहते हैं। भूकंप आया, भूकंप आने से क्या है, ये भूकंप आया, यहां पर ही क्या है, ये पानी भरा हुआ है, मान लो ये समुद्र की सतह है, ये समुद्र की सतह है। अब भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तो क्या है, पानी में भी हलचल होगी, और पानी में भी हलचल होगी तो ये जो हलचल है वो समुद्र तट से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर क्या है, वहां पर समुद्र की जलधाराएं हैं वो घुस जाएंगी। उससे क्या है, हमारा सामाजिक जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे इस तरह से इस फिगर में देखो किस तरह से यहां पर क्या है, सुनामी की लहरें हैं वो शहर की ओर क्या है, आगे बढ़ रही हैं। समझ में आया? इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी लहरों की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी? 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2400 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज्यादा होती है बच्चों। 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो हमारी ओर क्या है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से क्या है, हम सुनामी को जानते हैं। इनकी ऊंचाई 5 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, और 2400 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमारी ओर आगे बढ़ते हैं। सुनामी को आपको जानना है तो एक बार टफ में पानी भर लेना। टफ में पानी भरकर क्या है, उसको एक बार हिला देना, तो उससे जो लहरें पैदा होंगी ना, उसी प्रकार क्या है, बड़े स्तर पर समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, क्योंकि भूकंप नीचे से आते हैं। भूकंप नीचे से आएंगे तो क्या है, उसमें समुद्र में हलचल मचेगी, और हलचल मचने के परिणाम स्वरूप क्या है कि समुद्र में जल धाराएं हैं वो क्या है, बढ़ जाएंगी, लहरें क्या है, ऊंची हो जाएंगी, और उनकी जो गति है वो अत्यधिक तेज हो जाएगी। इसी को हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद हम मेघ प्रस्फोटन है उसकी बात करते हैं, यानी बादल का फटना। बादल का फटना क्या होता है, हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 16 जुलाई 2013 को की हिमालयी सुनामी, देखो हिमालयी सुनामी के रूप में जाने वाली उत्तराखंड का बादल का फटना हाल में इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। 2003 में उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, उसको आप जानते ही होंगे कि किस तरह से उस बाढ़ ने नुकसान किया था, किस तरह से उस बाढ़ ने नुकसान किया था। तो बाढ़ क्यों आई थी वहां पर, क्योंकि बादल फट गए थे। बादल का फटना क्या होता है, एकदम से बहुत ज्यादा पानी वहां पर आ जाए, तो बहुत सारे पहाड़ थे, भूस्खलन हो गए थे, अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि हुई थी, बहुत सारे जो धार्मिक लोग थे वो मारे गए थे। आपको ये परिदृश्य है वो अच्छे से याद होगा जब उत्तराखंड में बारिश आई थी। और कुछ धार्मिक व्यक्ति तो ये बोलते हैं कि उत्तराखंड में इसलिए बाढ़ आई थी क्योंकि वहां पर क्या है, अनैतिक काम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना है वो अक्सर क्या है, होती रहती है, ठीक है। इसमें क्या है, बादल फटने से अत्यधिक बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आएगी, क्योंकि जब पानी की मात्रा है अत्यधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने बाढ़ में पढ़ा था कि बाढ़ का एक कारण और होता है। बाढ़ क्यों आती है, क्योंकि अचानक क्या है, अचानक बारिश हो जाए तो इससे भी बाढ़ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने समझ लिया था कि बाढ़ कैसे आती है। इसके साथ साथ क्या है, बाढ़ के बादल फटने के साथ साथ ओले और गर्जन के साथ वर्षण होता है। मान लो कि बादल फट रहे हैं, पानी गिर रहा है, और साथ साथ में ओले भी पड़ रहे हैं, तो जीव जंतु जो होंगे वो मर जाएंगे, और आम जनता जो होगी बाहर होगी तो वो भी मर जाएगी। तो इतनी भयावह ये जो होती है बाढ़ का, वो बादल का फटना है, बहुत खतरनाक होता है। इसके साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होती है। मूसलाधार बारिश का क्या मतलब होता है, बड़ी बड़ी जो बूंदें होती हैं वो जमीन पर गिरती हैं। जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं तो गोली के समान वो लगती हैं, इसी को बोलते हैं मूसलाधार बारिश। हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन कैसे होता है कि बारिश बहुत तेज हो जाएगी, बारिश बहुत तेज हो जाएगी, तो जो पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ क्या है, पहाड़ रह जाते हैं, पहाड़ क्या है, गिर जाते हैं। ये पहाड़ गिर गए, पहाड़ गिर गए। मान लो यहां से कोई रास्ता जा रहा था, मान लो यहां से कोई रास्ता जा रहा था, और पहाड़ क्या है, गिर गए, पहाड़ क्या है, गिर गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़ का क्षरण होता है, किससे होता है, पानी से भी होता है। लगातार इस पर पानी पड़ता रहता है कईयों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, तो ये चट्टान क्या है, ढीली पड़ जाती है, और एक समय के बाद यह चट्टान क्या है, गिर जाती है। समझ में आया बच्चों।
तो मैंने आपको बताया था किस तरह से क्या है पानी द्वारा क्षरण किया जाता है। तो इसलिए बच्चों क्या है, मेहनत करते रहो। अगर लगातार इस तरह लगातार अगर पानी गिरता जा रहा है, लगातार पानी गिरता जा रहा है, वो पत्थर को भी तोड़ता जा रहा है, तो एक दिन आप भी क्या है सफल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या होता है। यहां पर कपासी काले बादल होते हैं। कपासी काले बादलों में से क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या है बारिश होती है। अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है कपासी काले बादल में। ये भी आप क्या है विश्व भूगोल है उसमें आप पढ़ोगे, और आप क्या है शायद मधुकर कोटवे सर ने पढ़ा दिया होगा, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ा दिया होगा मेरे हिसाब से। तो कपासी काले बादल जो हैं इनकी एक विशेषता होती है, ये अत्यधिक मात्रा में बारिश करते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में बारिश करते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें बूंदों का आकार अत्यधिक बड़ा होता है। जैसे सामान्य बूंद का आकार तो इतना बड़ा होता है, लेकिन इसमें आकार क्या है इतना बड़ा हो जाता है। अब ये बूंद क्या है पड़ेंगी तो ज्यादा पानी लेकर आएंगी, ज्यादा पानी जमीन पर लेकर आएंगे, जिससे क्या है बाढ़ जैसी संभावना बढ़ जाएगी, बाढ़ जैसी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा की दर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे में। जहां मरुस्थल में जहां एक साल की बारिश थी 50 सेंटीमीटर थी, 50 सेंटीमीटर एक साल में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहां पर एक घंटे में कितनी बारिश हो गई, 10 सेंटीमीटर यहां बारिश हो गई, तो बाढ़ आएगी। समझ रहे हो ना, यहां पर एक घंटे में हो गई, यहां पर 50 दिन एक साल में हो रही है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि यहां पर वर्षा की दर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की हिसाब से होती है। और मेघ प्रस्फोटन होगा तो व्यापक जान माल की हानि होगी बच्चों, व्यापक जान माल की हानि होगी। तो ये भी हमने समझ लिया मेघ प्रस्फोटन। ठीक है, तो मेघ प्रस्फोटन के कारण कौन कौन से होते हैं। पहाड़ों पर क्या है अवैध निर्माण कर लिए जाते हैं। अब ये पहाड़ है, यहां पर घर का निर्माण कर लिया है, यहां पर घर का निर्माण कर लिया है। इससे क्या है पहाड़ों की जैव विविधता है वो क्या है कम हो जाती है। यहां पर जो पेड़ पौधे उगे होते हैं, पेड़ पौधे उनको क्या है इन लोगों ने काट दिया। पेड़ पौधे ने पहाड़ों की जो जड़ है उनको पकड़ रखा था, मजबूत कर रखा था। अब पेड़ रहे नहीं तो ये जो मजबूती है वो क्या है कम हो गई। तो क्या है पहाड़ टूट जाएंगे, भूस्खलन हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या है वनोन्मूलन, वनोन्मूलन मतलब वन को काट दिया इन लोगों ने। और जब वन को काट देंगे तो सबसे ज्यादा जो वाष्पीकरण होता है वो किससे होता है, वनों से होता है। और जितना वाष्पीकरण होगा बारिश उतनी ही अच्छी होगी, बारिश उतनी ही अच्छी होगी। अब यहां पर क्या है वाष्पीकरण की मात्रा है वो कम हो गई है। क्यों, क्योंकि वन यहां पर काट दिए गए हैं, तो यहां पर कभी बारिश नहीं हो पाएगी। यहां पर क्या है बहुत कम बारिश हो पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में कमी। ये देखा नहीं जाता है कि यहां पर क्या है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्या है कोई भी बिल्डिंग का निर्माण कर दिया, उससे पहले क्या है ये सोचा नहीं कि ये बिल्डिंग का निर्माण हम कर रहे हैं तो इससे क्या है हम पेड़ों को काटेंगे तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो क्या है अनेकों जीव हैं वो लुप्त हो जाएंगे। अनेक जीव लुप्त हो जाएंगे तो क्या है खाद्य श्रृंखला जो है वो चेंज हो जाएगी। जब खाद्य श्रृंखला चेंज हो जाएगी तो क्या है हमारी पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। इस तरह से क्या है बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब के समय में कोई भी जो गतिविधि होती है, कोई भी हम उद्योग लगाते हैं तो सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता है। कहने का मतलब क्या है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर किसी उद्योग की हम स्थापना कर रहे हैं, तो इस उद्योग से स्थानीय लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस उद्योग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस उद्योग से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस उद्योग से जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस उद्योग से जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
मतलब ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं, सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि उद्योग की हम स्थापना कर रहे हैं और उद्योग की स्थापना करने से कौन कौन सी जो चीजें हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है, स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आया बच्चों? तो इससे पहले क्या है, कोई भी उद्योग स्थापित करने से पहले हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करते हैं। तो आजकल क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में क्या है, कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत सारे लोगों को, कंपनियों को, बहुत सारे लोगों को रिश्वत खिला दी और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना क्या है, उद्योगों की स्थापना कर दी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना क्या है, होटलों की स्थापना कर दी। अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आपने किया नहीं है तो इसके नकारात्मक प्रभाव तो आप पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम देखने का प्रयास करते हैं, नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। इससे क्या है, नदियों की धाराएं वो चेंज हो जाती हैं, नदियों के मार्ग चेंज हो जाते हैं और जब नदियों के मार्ग चेंज हो जाएंगे तो वहां पर क्या है, बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेघ प्रस्फोटन आपदा का प्रबंधन, किस तरह से हम जो है इसका प्रबंधन कर सकते हैं। मेघ प्रस्फोटन का हम प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नदियों में जल अधिकतम न्यूनतम जल प्रवाह को निर्धारित करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जैसे ये एक नदी है, तो बारिश के टाइम पर इसका जो बेसिन है, मतलब इसका जो जल प्रवाह है वो इस क्षेत्र तक आ जाता है। तो इस क्षेत्र में हमें भवन निर्माण जैसी गतिविधि क्या है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये आकलन करना पड़ेगा कि मान लो कि बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद बाढ़ का पानी इस क्षेत्र तक चला जाता है, तो यहां पर हम भवन निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, रिश्वत खिलाकर और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना यहां पर भवन निर्माण कर दिया जाता है। यहां पर क्या है, भवन निर्माण कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एक ये नदी है और नदी का बेसिन क्षेत्र यहां तक है, बारिश के मौसम में यहां तक पानी आता है, तो हमें यहां तक, मतलब इस क्षेत्र में भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसी प्रकार ये क्षेत्र यहां तक हम छोड़ देंगे और यहां पर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाढ़ की समस्या अक्सर इसीलिए आ रही है क्योंकि नदियों के बेसिन क्षेत्र में यहां पर भवन के निर्माण कर लिए हैं। गर्मी के टाइम पर तो नदियों में पानी यहां पर बहता है, लेकिन बारिश के टाइम पर तो क्या है, मतलब बारिश के टाइम पर तो नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाएगा। जब नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाएगा तो क्या है, ऑटोमेटिकली बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद क्या है, मौसम संबंधी सूचनाओं का उचित प्रबंधन, प्रसारण एवं जागरूकता अभियान। जैसे बारिश होने वाली है तो पहले से क्या है, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी को सूचनाएं प्रदान कर दी जाएं और सभी को सूचनाएं प्रदान कर दी जाएंगी तो सभी लोग अपने बचाव की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि पहले सूचना जारी कर दी जाए तो उसके बाद सभी लोग जो हैं तो वो तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लो कि 10 घंटे के बाद बाढ़ आने वाली है, 10 घंटे में तो लोग बाग जो हैं अपना काम छोड़कर क्या है, बाढ़ से क्या है बचने की तैयारी कर लेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि मौसम संबंधी सूचनाओं का उचित प्रबंधन किया जाए, उनका प्रसारण भी किया जाए और जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। जैसे जागरूकता अभियान कैसे चलाए जाते हैं कि अगर बाढ़ आती है तो आप क्या है, डरो मत बिल्कुल भी, और एक दूसरे की सहायता करते हुए सभी को क्या है, साथ में लेते हुए क्या है, कुछ ऐसे काम करो जिससे क्या है, बाढ़ आपको कम से कम प्रभावित करे। जैसे पहले से तैयार रहो कि आपके पास रबर के ट्यूब हो, जैसे ही बाढ़ आती है उनको फुलाकर क्या है, आप वहां पर सेफ रह सकते हो। इस तरह से क्या है, बहुत सारे सुझाव आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के लिए सुरक्षित स्थान। यहां पर अगर बाढ़ आने वाली है, मान लो कि उत्तराखंड में, हमें मालूम है कि उत्तराखंड में हमेशा बाढ़ आती है,
तो उत्तराखंड में ऐसा कोई स्थान उसको क्या है, सुरक्षित कर दिया जाए कि जैसे ही बाढ़ आएगी तो हम इस बस्ती को उठाकर क्या है, यहां सेटल कर देंगे। तो पहले से ही प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से ही सुरक्षित स्थानों को ध्यान में रख ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि बादल जब फटेगा तो हम उसका कैसे प्रबंधन करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक आपदा में हम सूखा, बाढ़ और भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मेघ प्रस्फोटन, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा में आता है। ये हमने बात कर ली थी। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से आते हैं? सूखा आता है, बाढ़ आता है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, मेघ प्रस्फोटन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं अकस्मात होती हैं, मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। और कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसके बाद हमने समझने का प्रयास किया था सूखा क्या होता है। 22 दिनों तक अगर 0.25 सेंटीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड की जाए तो उसे सूखा कहते हैं। लेकिन मेघालय का पठार था वो अपवाद था। यहाँ पर क्या है, 15 दिनों में 0.25 सेंटीमीटर से बारिश कम हो तो उसे सूखा कहेंगे। और इसी प्रकार 1982, 1988 और 2009 में अल नीनो के कारण यहां पर अत्यधिक भारत में क्या है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था। इसके बाद हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूखा पड़ता है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, इसके साथ साथ अरावली पर्वत है, उसका पश्चिमी थार मरुस्थल, यहाँ पर इसकी विशेषता ये होती है, सूखे की विशेषता ये होती है कि 15 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ भी क्या है, बारिश बहुत कम होती है। जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यहाँ पर औसत बारिश होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ साथ अन्य सूखा क्षेत्र हमने देख लिया था। उड़ीसा में कालाहांडी, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, लद्दाख में और तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में सूखा पड़ता है। इसके साथ साथ हमने बाढ़ देख लिया था कि जल का स्तर क्या है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उसको हम बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ के कारण कौन कौन से होते हैं? अत्यधिक बारिश हो गई, बांध का टूटना हो गया, नदी मार्ग में हिमखंड आ गया, उच्च ज्वार भाटा आ गया, चक्रवात के द्वारा अत्यधिक बारिश हो गई तो बाढ़ आपकी आ जाएगी। इसके बाद हमने ये समझने का प्रयास किया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बेसिन होते हैं वो क्या है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये भी क्षेत्र जो हैं अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ऊंची सागरी लहरों को हम क्या है, सुनामी कहते हैं। इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर होती है और ऊंचाई 5 से 6 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, लहरों की ऊंचाई होती है। इसके बाद हमने बात की थी मेघ प्रस्फोटन की, हमने बात की थी। तो 16 जुलाई 2013 में क्या है, हिमालयी सुनामी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या है, बादल का फटना बोलते हैं। ये उत्तराखंड में क्या है, अत्यंत गंभीर क्या है, एक तरह से ये दुर्घटना हुई थी। इसमें क्या है, मेघ प्रस्फोटन में क्या है, अत्यधिक बाढ़ आती है, ओले और गर्जन भी होता है, मूसलाधार बारिश भी होती है, हिमस्खलन भी होता है। ये कपासी काले बादल, हमने आपको बताया था कपासी काले बादल से क्या है, अत्यधिक बारिश होती है। बादल फटने में क्या है, बूंदों का आकार अत्यधिक ज्यादा होता है, 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है, व्यापक जनमाल की हानि भी हो जाती है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर कारण कौन कौन से हैं, पहाड़ों पर अवैध निर्माण करना, वनोन्मूलन करना, मतलब वनों को काट देना, पर्यावरण प्रभाव आकलन है उसको ना करना, नदियों पर हम लोगों ने बांध बना दिए हैं और उससे हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी क्या है, मेघ प्रस्फोटन की संभावना बढ़ जाती है। अब प्रबंधन क्या करें कि नदियों में जल का प्रवाह अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है, हम इसको निर्धारित कर दें। इसी के साथ साथ क्या है, सभी लोगों को मौसम संबंधी सूचनाएं हैं वो प्रदान कर दें। इसी के साथ साथ क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में क्या है, सुरक्षित स्थानों को हम सुनिश्चित कर दें। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि क्या होती हैं आपदा। ठीक है,
अब मैं आपको प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका यूपीएससी क्लियर हो पाएगा। अब ये प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं, आपको घर से करके लेके आना है। भारत में आपदाओं का वर्णन कीजिए। साथ ही आपदा से प्रभावित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, परिदृश्य को भी समझाइए। ठीक है बच्चों, ये अपना प्रश्न हो गया है। क्या प्रश्न हो गया है? भारत में आपदाओं का वर्णन कीजिए, साथ ही आपदा से प्रभावित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य को भी समझाइए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत में आपदाएं कौन कौन सी आती हैं। आपको लिख देना है सूखा आती है, बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, ये सब क्या है आपको लिख देना है। इसके बाद ये क्यों क्यों आती हैं, कौन कौन सी आपदाएं होती हैं, किन किन कारणों से आती हैं। और इसके बाद आपको लिखना है कि आपदाओं के कारण सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से नुकसान होते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से नुकसान होते हैं, और पर्यावरणीय क्षेत्र में कौन कौन से नुकसान होते हैं। ठीक है, ये हमारा मेंस का प्रश्न हो गया है। तो आपको क्या है, इसको करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बोल रही है?